an electrolyte. Yeah. If we are going to put an electrolyte into a solvent, अब solvent की different type के हो सकते हैं. इनमें से एप्रोटिक सॉल्वेंट को छोड़ करके एप्रोटिक सॉल्वेंट को छोड़ करके बाकी किसी में भी ऊपर वाले किसी कैटेगरी में इफ आई एम गोइंग टू पुट माय एसिड एंड बेसिस, ठीक है, या बेसिकली हम ऐसे बोले कि अगर इलेक्ट्रोलाइट्स को हम पोलर सॉल्वेंट में, ये एक्चुअली अब ये सारे ही कैटेगरीज पोलर सॉल्वेंट के हैं. एक सेकंड ठहर जाओ, इसमें एक और लास्ट कैटेगरी जो होती है ना, द एप्रोटिक सॉल्वेंट जो प्रोटॉन नहीं देते हैं. और अब एप्रोटिक सॉल्वेंट भी दो टाइप के रहते हैं एप्रोटिक वाले. दे कैन बी पोलर और दे कैन बी नॉन पोलर. ठीक है, पोलर एप्रोटिक एंड नॉन पोलर एप्रोटिक. नॉन पोलर एप्रोटिक के एग्जांपल्स ये सारे हैं, ये तीन. एंड ये दोनों जो है पोलर एप्रोटिक के हैं, पोलर एप्रोटिक. ठीक है, नाउ पॉइंट ये है कि नॉन पोलर एप्रोटिक कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को छोड़ करके, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को छोड़ करके बाकी किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम अपने इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं, इट हैज बीन ऑब्जर्व दे स्टार्ट डिसोसिएटिंग. ठीक है, सो दैट डिसोसिएशन of electrolytes into ions, ठीक है, is guided by certain principle or it has been found to follow certain rules or regulations. ठीक है, that is what we are going to understand right now. So we can put uh, heading sorry, quantitative treatment of electrolytes. Okay. हर इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक डिसोसिएशन कांस्टेंट एसोसिएटेड होता है. ठीक है, और that might be very high or very low. The dissociation constant associated with an electrolyte might be very high or very low. The way we define it is, suppose अब electrolytes हमारे पास तीन टाइप के हो सकते हैं. एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है. ठीक है, और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी हमारे पास दो कैटेगरीज रहती हैं. पहला कैटेगरी रहता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा कैटेगरी रहता है वीक एसिड, फिर स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस. ठीक है, सॉल्ट्स में दो कैटेगरी नहीं होती है. देयर इज नो, सॉल्ट्स के अंदर तीन कैटेगरी होंगी, बट एज फार एज डिसोसिएशन कांस्टेंट इज कंसर्न, salts are always considered as, for our purpose,
salts are always considered as fully dissociable, fully dissociable, dissociable, ठीक है। और मतलब ठीक है, salts under this segment is going to be considered as fully dissociable, ठीक है। कुछ salts हम आखिरी में पढ़ेंगे जो precipitation form करते हैं, ठीक है, precipitation form करते हैं, and those salts are non dissociable salts, वो बहुत feebly dissociate करते हैं या non dissociative रहते हैं। तो सॉल्ट्स जो भी होते हैं वो या तो फुल्ली डिसोसिएबल होते हैं या फिर ऑलमोस्ट नॉन डिसोसिएबल होते हैं, पार्सली वाली चीज नहीं होती है। यानी जैसे बेसिस या एसिड में हम लोग क्या देखेंगे, दे कैन बी 100%, दे कैन बी 80%, 70%, 10%, 3 to 1, सारे रेंज में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं डिसोसिएट करते हुए, ठीक है। सॉल्ट्स के साथ क्या है, इफ दे आर आयनिक सॉल्ट्स दे आर गोइंग टू फुल्ली डिसोसिएटेड इनटू ये सॉल्यूशंस, पोलर सॉल्यूशंस। अदरवाइज जो सॉल्ट्स डिसोसिएट नहीं करते हैं दे आर गोइंग टू बी हाईली फिबली डिसोसिएबल। हाईली फिबली डिसोसिएबल का मतलब है कुछ है जो सॉल्ट्स होंगे जो पूरी तरह से घुल जाएंगे, मतलब सॉरी डिसोसिएट कर जाएंगे, उनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होता है, मतलब दे आर गोइंग टू एक्चुअली 100% डिसोसिएट। और जो फीबली डिसोसिएबल होते हैं, जो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करते हैं सॉल्ट, उनका डिसोल्यूशन या डिसोसिएशन जो होता है वो एक्सटेंट बहुत कम होता है। इट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻50-60 के रेंज में रहता है। Now these values of equilibrium constant, अभी मैं थोड़ी टाइम में expressions भी बताऊंगा, indicates that my reaction in forward direction is going to be, अगर किसी भी reaction का equilibrium constant अगर इस range में रह रहा हो तो that simply shows कि वो particular entity forward direction में बिल्कुल ही interact या react नहीं कर रहा है या बहुत ही कम एक्सटेंट तक इंटरैक्ट या रिएक्ट कर रहा है। 10⁻⁻⁴ to 10⁻⁻60, the smaller this will become, the lesser it is going to move in forward direction. Is it okay? तो खैर सॉल्ट्स के भी दो कैटेगरीज हैं, बट यहाँ पर इस सेगमेंट के अंदर में क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट, एक्चुअली क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट में तो जनरल चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बट फर्स्ट सेगमेंट मतलब ये डिस्कशंस के बाद आई विल एंटर इनटू फर्स्ट सेगमेंट, एंड फर्स्ट सेगमेंट में हम लोग प्राइमरली फुल्ली डिसोसिएबल सॉल्ट्स की हमेशा बात करते हैं। और एक सेगमेंट आखिरी में आता है जहां पर प्रेसिपिटेट्स के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करते हैं, दैट इज अनदर सेगमेंट जहां पर आयंस का इक्विलिब्रियम रहता है। तो वहां पर वी डिस्कस अबाउट दिस पार्सली और फीबली डिसोसिएबल सॉल्ट्स, ठीक है। नाउ और डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब हुआ, इफ आई एम पुटिंग एनीथिंग, सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, नाउ दिस ए बी कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एसिड, बेस और सॉल्ट। इफ आई एम गोइंग टू पुट इट इनटू वाटर, ठीक है, it might dissociate into ions, something like this, A plus aqueous, B plus, ठीक है। This breaking down or this equilibrium of breaking down of AB electrolyte into its constituent ions, ठीक है, is known as dissociation. Is it okay? Breaking down of electrolyte AB into its constituent ion A plus and B minus. A plus and B minus is known as
process of dissociation, and this process of dissociation is going to be uh, guided by the principles of thermodynamics. ठीक है? The process of dissociation, process of dissociation electrolytes in aqueous solution is guided by principles of thermodynamics. Equilibrium. ठीक है? तो अगर ये इक्विलिब्रियम गाइडेड है, ऑब्वियसली इसका एक इस प्रोसेस का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, and that equilibrium constant can be simply given by concentration of A minus, sorry, A plus into concentration of B minus divided by undissociated AB into undissociated H2O. ठीक है? अब जनरली ये सॉल्वेंट होता है, तो हर जगह ऐसे सारे डिसोसिएशन कांस्टेंट ट्रीटमेंट्स में और H2O जो होता है वो एक्सेस में यूज हो रहा होता है, दैट इज अ सॉल्वेंट एंड दैट इज बीइंग यूज्ड इन एक्सेस. ठीक है? 1 लीटर जैसे अगर मैंने H2O लिया हुआ है, या फिर आधा लीटर भी लिया हुआ है, अमाउंट कम रहेगा. कंसेंट्रेशन ऑफ ये जो AB लेते हैं हम लोग, दैट इज जनरली स्मॉल लेते हैं. और स्मॉल लेने के पीछे रीजंस क्या है? फ्यूगैसिटी मैंने बताई थी ना, कि जो भी सॉल्यूशंस होते हैं इक्विलिब्रियम वाले, ठीक है, उसमें कंसंट्रेशन हमारा क्या होता है, और जब कंसंट्रेशन काफी कम होता है तभी कंसंट्रेशन एक्टिव मास के बराबर होता है. ठीक है ना? अदरवाइज एक्टिव मास एंड कंसंट्रेशंस, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हम लेते हैं तो एक्टिव मास इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू फ्यूगैसिटी हो जाता है. सेम रूल अप्लाइज हियर आल्सो. इफ आई एम गोइंग टू टेक AB in large, I mean, if I'm going to take AB का concentration as large, ठीक है, तो what I'm going to have is the extent of dissociations will be less. In fact, active masses are going to be different from the concentration. The same rule applies over here क्योंकि ये उसी का extension है, that is what we are studying. कुछ स्पेशल केसेस के लिए स्पेशल नाम हम प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज व्हाट आई एम इंट्रोड्यूसिंग टू यू गाइस राइट. ठीक है? सो AB, the undissociated AB is what I mean, equilibrium constant में AB जो equilibrium पर बचा हुआ है, that is what we are putting over here, H2O, A plus and B minus. H2O के रिगार्डिंग में ये बता रहा था कि doesn't matter like H2O का कंटेंट जो होता है सॉल्यूशन में, दैट इज क्वाइट हाई. ठीक है? और द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ H2O, अब कंसेंट्रेशन इन H2O कैसे निकालेंगे? सो सपोज 1 लीटर मेरे पास H2O पड़ा हुआ है. ठीक है? 1 ग्राम पर सीसी होता है, मतलब ये 1000 ग्राम्स हो जाएगा. 1000 ग्राम्स H2O में कितने मोल्स हो जाएंगे? आई हैव टू डिवाइड इट बाई 18. दिस इज गोइंग टू मेक 55.55. ठीक है? Or 55.55 moles, and these much moles is dissolved in, these much of moles of water is present in 1 liter of water. तो इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी इफेक्टिवली 55.55 मोलर. सो वाटर की मोलैरिटी जो होती है वो 55.55 मोलर रहती है, एंड दिस इज अनचेंज्ड. अनचेंज्ड का मतलब क्या होता है कि
अगर थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ H2O इसमें से डिकम्पोज भी हो जाता है, और ये बहुत ही कम डिकम्पोज होता है, ठीक है। और बहुत ही कम डिकम्पोज होने की वजह से इसका अमाउंट जो होता है वॉल्यूम के टर्म्स में या मोल्स के टर्म्स में, वो बहुत ही माइन्यूटली चेंज होता है, बहुत माइन्यूटली चेंज होता है। मतलब 55.55 से इवन 55.54 भी नहीं आ पाता है, ठीक है। 55.55 से ये 55.54 भी नहीं आ पाता है, ठीक है। एंड देयरफॉर वी अज्यूम दैट H2O का कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। इट्स अनचेंजिंग, इट्स नॉट changing at all. Am I making sense? एंड क्योंकि वो चेंज नहीं करता है, इसकी वजह से ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम इस तरफ ला करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। H2O लार्ज एक्सेस में है, उसका कंसेंट्रेशन नहीं चेंज करता है, इसलिए हम ला करके लेफ्ट साइड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर ही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग इसको बेसिक इक्वेशन में इसको k के बदले k डैश लिख लेते हैं, एंड देन k dash into concentration of H2O. This whole thing together will make equilibrium constant K, and it can then be given like this. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कुछ खास नहीं करने वाला हूँ, एक ही सबस्क्रिप्ट डालने वाला हूँ उसे। ये भी ठीक है। H2O राइट साइड चला गया। नाउ दिस थिंग इज this thing is defined as dissociation constant of an electrolyte. अब इलेक्ट्रोलाइट इन जनरल लिया हुआ है मैंने, इसके पीछे का लॉजिक इज समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू राइट नेक्स्ट। सो कैन आई गो टू द नेक्स्ट पेज? So 1 minute. हैव वी नोटेड? नोट हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, दिस पार्ट इज क्लियर, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन इन इट। H2O को और हम पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट मानते हैं, और कांस्टेंट होने की वजह से ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर ही अकोमोडेटेड होता है। इज इट क्लियर? Now, depending upon whether my electrolyte is acid, base or salt, we have definition of, or we have defined, there is something called as acid dissociation constant, base dissociation constant, and salt वाले के केस में अगर वो strong salt है तो वो 100% डिसोसिएटेड माना जाता है, और इसलिए उसका कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता है सॉल्ट के केस में। ठीक है, अगर वो डिसॉल्व हो रहा है तो वो 100% डिसोसिएबल माना जाता है, और अगर वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी रीजन से डिसॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है तो उसका ये जो होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत माइन्यूट, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वो डिसॉल्व होता है। ठीक है, that is treated separately in a different segment of this chapter only, called solubility product, solubility product of ये feebly dissociable salts। ठीक है, बट पहले सेगमेंट में, फर्स्ट सेगमेंट जो ट्रीटमेंट है उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये फुली डिसोसिएबल सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, और सिर्फ फुली डिसोसिएबल सॉल्ट्स को ही इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, के ऊपर कंसिडरेशन कर रहे हैं। इनफैक्ट सारे सॉल्ट्स को ही हम फुली डिसोसिएबल मानते हैं। सो आई विल बी टेकिंग इट फर्दर। फॉर acids, the dissociation constant is termed as acid dissociation constant। बेस के लिए it is going to be termed as this is represented as acid dissociation constant is going to be represented something like this, K into with subscript A। ठीक है, dissociation constant is termed as base dissociation constant, represented as Kb। एंड सॉल्ट्स के लिए अगर कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ऐसे तो नॉर्मल सॉल्ट्स के लिए होता ही नहीं है, इट इज फीब dissociation constant is termed as, it is only for precipitating salts, termed as solubility product product of salts, represented as KSP। ठीक है, और इसमें सॉल्ट्स के रिगार्डिंग में
or I mean, salts are basically categorized into two parts. One is precipitating salts. ये ऐसे होते हैं जो very feebly dissolved होते हैं, dissolved in solution, ठीक है। और दूसरे जो होते हैं नॉन प्रेसिपिटेटिंग और डिसॉल्विंग सॉल्ट्स, डिसॉल्विंग सॉल्ट्स, ठीक है। जो डिसॉल्विंग सॉल्ट्स होते हैं दे गेट fully dissolved and dissociated also, मतलब इनका डिसोसिएशन हमेशा 100% रहेगा, fully dissolved and fully dissociated and fully dissociated. Is it okay? Fully dissociated. Perfect. Dissolving salts, they are going to be get fully dissolved and they all, I mean, it's going to be 100% dissociated, fully dissociated or 100% dissociated. हाँ, जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट्स है ना, ionic salts, they all are going to be fully dissolving and fully dissociable salt. ग्रुप 1 ग्रुप 2 के स्पेशली जो भी सॉल्ट्स हैं, कार्बोनेट्स को छोड़ करके, ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स को छोड़ करके एंड सल्फेट्स, ठीक है। कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2, ग्रुप 2 मतलब कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड तुम्हारा बैरियम, ठीक है। MgCa, Sr एंड Ba, इनके कार्बोनेट और सल्फेट को छोड़ करके बाकी सारे जो होते हैं इनके और ग्रुप 1 के, ठीक है, दे ऑल आर गोइंग टू बी डिसॉल्विंग सॉल्ट्स। ये सिर्फ दो जो होते हैं दे आर गोइंग टू फॉर्म पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेटिंग सॉल्ट्स, बाकी सारे जो होते हैं दे आर गोइंग टू बी डिसॉल्विंग सॉल्ट्स, ठीक है। जैसे क्लोराइड, हालाइड्स ऑफ ग्रुप 1 और हालाइड्स ऑफ ग्रुप 2, नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 1 और ग्रुप 2, phosphate of group 1 and group 2, bicarbonates of group 1 and group 2, bisulfate of group 1 and group 2, ये सारे कैटेगरीज जो होंगे दे ऑल आर गोइंग टू बी फुल्ली डिसॉल्विंग और डिसॉल्विंग सॉल्ट्स के कैटेगरी के अंदर में आएंगे, ठीक है। प्रेसिपिटेटिंग सॉल्ट्स में ये दो चीजें आती है, कार्बोनेट एंड सल्फेट ऑफ ग्रुप 2 सिर्फ, ग्रुप 1 नहीं। ग्रुप 1 के कार्बोनेट एंड सल्फेट्स भी जो होते हैं वो फुल्ली डिसॉल्विंग रहते हैं, फुल्ली डिसॉल्विंग, ठीक है। दैट इज सोडियम कार्बोनेट को अगर मैं पानी में डालता हूं तो इट विल ब्रेक डाउन फुल्ली इनटू आयन, बट कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं डालूंगा तो वो फुल्ली डिसोसिएट नहीं होगा, वो एक्चुअली प्रेसिपिटेटिंग सॉल्ट फॉर्म करता है, ठीक है। जनरल लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं कि वो डिसॉल्व ही नहीं करता है, इट फॉर्म्स प्रेसिपिटेट। इक्विलिब्रियम टर्म्स में जब हम देखते हैं तो बहुत ही स्मॉल केस पे उसका होता है, ठीक है। सो प्रेसिपिटेटिंग सॉल्ट्स के लिए वी आर गोइंग टू हैव KSP, इज इट ओके? फॉर precipitating salts we are going to have KSP.
और इनके लिए KSP क्या होगा? KSP is undefined actually. अनडिफाइंड बोले या फिर वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। एक्चुअली अनडिफाइंड होता है क्योंकि डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 हो जाता है, 100% कंप्लीट रहते हैं। सो इट इज बेटर वी कॉल्ड KSP एज अनडिफाइंड फॉर डिसॉल्व्ड सॉल्ट या डिसॉल्विंग सॉल्ट। ठीक है, नॉन डिसॉल्विंग प्रेसिपिटेटिंग के लिए KSP रहता है। ओके, KKB को अगर सिमिलर टर्म्स में हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट्स को एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, इसको अगर हम लोग राइट डाउन करते हैं तो क्या होगा? लेट अस से HA is a protic acid and we are dissolving it into in water, और इस तरह का एक सिस्टम फॉर्म होएगा H3O plus plus A minus, this is going to be aqueous, and ये equilibrium process में it's going to be Ka is going to be defined as, ये जितना डिसोसिएट होकर के आया Ka is equal to concentration of H, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, A minus aqueous divided by non-dissociated H। कहाँ तक नोट किया है आपने? मैं कहाँ तक थे तुम? सर प्रेसिपिटेटिंग सॉल्ट तक था। अच्छा, तो मैं बीच में ये बता रहा था कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम, इसके कार्बोनेट एंड सल्फेट्स जो होते हैं वो प्रेसिपिटेटिंग सॉल्ट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कार्बोनेट एंड सल्फेट ऑफ ग्रुप 2 आर अंडर प्रेसिपिटेटिंग सॉल्ट कैटेगरी। बाकी सारे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो सॉल्ट्स होते हैं ना, जैसे हलाइड्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, even sulfides of group 1 and group 2, carbonates of group 1, bicarbonates of group 1 and group 2, bisulfate of group 1 and group 2, sulfate of group 1, phosphate of group 1 and group 2, they all are going to be under dissolving salt category। प्रेसिपिटेटिंग सॉल्ट कैटेगरी में सिर्फ ग्रुप 2 के कार्बोनेट एंड सल्फेट्स आते हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म द बेस ऑफ दिस थिंग। डी ब्लॉक वाले जो होते हैं, डी ब्लॉक मेटल्स जो होते हैं, उनके सॉल्ट जो होते हैं वो थोड़े डिस्टिंक्टिवली बिहेव करते हैं। जैसे हलाइड्स वगैरह भी जो रहेंगे ना ग्रुप डी वाले के, स्पेशली हेवियर मेटल्स, कॉपर, ये सिल्वर, गोल्ड, इनके सॉल्ट्स whether they are halides, carbonates, sulfates, all of them are going to be almost non-dissolving, that is precipitating। ठीक है, फेरस क्लोराइड वगैरह जो होता है, फेरस क्लोराइड वैसे तो पार्सली होता है लेकिन फॉर ऑल आवर पर्पसेस, ठीक है, मतलब हमारे सारे प्रोसेस के लिए हम उनको भी डिसॉल्विंग सॉल्ट्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम ट्रीटमेंट में हम चीजों को दो ही पार्ट्स में रखते हैं। ठीक है, पहला जो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है और दूसरा जो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, और अगर कोई चीज 10% भी डिसॉल्व हो रही है उसको भी हम पूरा डिसॉल्व मान लेते हैं। ठीक है, 10% डिसोल्यूशन पे भी हम पूरा डिसॉल्व मान लेते हैं। फीबली डिसॉल्विंग उसको या प्रेसिपिटेटिंग कब बोलते हैं? जब उसका परसेंटेज डिसोल्यूशन जो है वो लेस देन 1%, 1% से भी काफी कम अगर रहता है तो फिर हम उसको
प्रेसिपिटेटिंग और नॉन डिजॉल्विंग सॉल्ट की कैटेगरी में लेकर के आते हैं, नॉन डिजॉल्विंग, फीबली डिजॉल्विंग या फिर प्रेसिपिटेटिंग सॉल्ट्स की कैटेगरी में लेकर के आते हैं। अदरवाइज सारे सॉल्ट्स को हम ट्रीट करते टाइम फुल्ली डिजॉल्विंग मानते हैं, फुल्ली डिजॉल्विंग एंड फुल्ली डिसोसिएटिंग, ठीक है, सॉल्ट्स स्पेशली। ओके, acid dissociation constant, it is going to be defined like this, where H3O plus A minus aqueous and HA, ये तीनों के कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर हमने लिए हैं, एंड दिस Ka, अब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka किसी भी एसिड का, इट्स गोइंग टू टेल अस सम प्रॉपर्टीज, ठीक है, अबाउट दैट, और इट्स गोइंग टू इंडिकेट सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एसिड। क्या प्रॉपर्टीज इंडिकेट करता है? ये ऑब्वियसली ये बताता है कि ये HA एसिड जो है वो कितना डिसोसिएट हुआ है, ठीक है, एंड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, दैट इंडिकेट्स ऑल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, ठीक है। सो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी लिंक्ड टू दिस K वैल्यू, extent of dissociation of this HA is definitely linked to the Ka value of the HA, ठीक है, higher the Ka value of HA, more will be the dissociation of HA, and lower the Ka value of HA, lesser will be the dissociation of HA into H plus and A minus, या H3O plus and A minus. Am I making sense? Yes, sir. Then dissociation, acid, dissociation. ठीक है, सो सी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिस्कस करते टाइम, या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होता है वो प्राइमरली इस के टर्म्स में ही डिस्कस किया जाता है, ठीक है, एंड द रूल इज प्रिटी सिंपल, हायर द के वैल्यू, हायर विल बी डिसोसिएशन एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, ठीक है। सिमिलरली बेस के लिए भी द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ बेस in aqueous solution, that is given by its dissociation constant, that is base dissociation constant, and उसको Kb से indicate करते हैं, and higher the Kb value, higher will be its dissociation and stronger will be the base. Kb लिखा है, so that is how it is related. Is this okay? अब गोइंग फॉरवर्ड इसको थोड़ा सा मैं और एक्सटेंड कर लेता हूँ यहीं पर। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ HA जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन
दैट इज सी नॉट, ठीक है। और सी नॉट कंसेंट्रेशन वाले HA को हमने वाटर में डाला। इनिशियली ऑब्वियसली इनका और इनका क्वांटिटी जो होगा वो 0 रहेगा। एट इक्विलिब्रियम इस सी नॉट में से अल्फा अमाउंट या अल्फा फ्रैक्शन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस एसिड का हम अज्यूम कर लेते हैं अल्फा है। तो एट इक्विलिब्रियम या फिर लिख लें एट इक्विलिब्रियम DOD, degree of dissociation, DOD of acid is अल्फा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, डिसोसिएट कितना करेगा, माइनस सी नॉट अल्फा, और ये कितना कितना फॉर्म करेंगे, दे विल बी सी नॉट अल्फा एंड सी नॉट अल्फा। इज इट ओके? रिमेनिंग HA क्या रहेगा, दैट विल बी सी नॉट माइनस सी नॉट अल्फा। इज इट ओके? इसका नेट क्या रहेगा, दिस विल बी सी नॉट अल्फा at equilibrium and this will also be C naught alpha at equilibrium. Is it okay? Concentration of species at equilibrium. This is how we are going to treat it mathematically. और अब क्या होगा, इसको हम लोग ये जो है क्वांटिटीज H3O प्लस का कंसंट्रेशन, A माइनस एक्वस का कंसंट्रेशन और HA का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम को क्वांटिटेटिवली रिलेट कर सकते हैं। ये वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो Ka फॉर एसिड इज गोइंग टू बी H3O प्लस इंटू A माइनस इक्विलिब्रियम, सॉरी एक्वस। ऑब्वियसली ये सारे कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर लिए जाते हैं, तभी ये इसके बराबर होगा, नहीं तो ये Q के बराबर होगा। सो आई कैन रिप्लेस इट विथ C अल्फा into C alpha, sorry, C naught alpha divided by C naught into 1 minus alpha, that is equal to C naught alpha square divided by 1 minus alpha, ठीक है। सो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है, किसी भी नॉर्मल एसिड को अगर हम डालते हैं, किसी भी एसिड को डालते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी गिवन लाइक दिस। अब इसमें एक चीज ये होती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग जो एसिड होते हैं, जैसे ये वैल्यू अगर 95% प्लस हो जाती है, 95% से ज्यादा डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको हम लोग जनरली 95% से ज्यादा डिसोसिएटेड एसिड्स को हम लोग जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स मानते हैं, ठीक है। और 95% प्लस अगर कोई भी चीज वो डिसोसिएट अगर हो रहा है एसिड, तो उसको हम लोग फुल्ली डिसोसिएबल कैटेगरी में मानने लगते हैं। अब 95% अगर है ये वैल्यू, दैट इज 0.95 अगर है, तो के की वैल्यू क्या होएगी वैसे एसिड्स के लिए, कैन यू फाइंड इट आउट क्विकली। अगर किसी वैल्यू, मैं बोल रहा हूँ कि 95% से ज्यादा अगर कोई एसिड डिसोसिएट कर जाता है, वी कॉल इट स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अदरवाइज इट विल कम अंडर वीक एसिड कैटेगरी। और स्ट्रॉन्ग एसिड हम जिसको बोलते हैं उसको हम लगभग अज्यूम करते हैं कि 100% है,
यानी 95% या उससे ऊपर अगर कोई डिसोसिएट कर गया तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि 100% डिसोसिएट कर रहा है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। ठीक है, कंपैरिजन प्रोसेस के लिए नहीं, बट बाकी अदर प्रैक्टिकल प्रोसेस के लिए वी अज्यूम इट टू बी 100%। ठीक है, अब अगर किसी एसिड का डिसोसिएशन लेवल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.95 है, तो उसके लिए के की वैल्यू क्या होएगी? कैन वी कैलकुलेट? If degree of dissociation of an acid in its aqueous solution in its maybe 0.1 molar aqueous solution is 0.95. Find dissociation constant of the acid. क्या होगा? कैन यू गाइज फाइंड इट आउट फॉर मी? Yes, sir. K is equal to H3O plus into A minus into divided by HA. H3O plus C naught into A. C naught is initial concentration is 0.1, so 0.1. Alpha is given 0.95 into 0.95 divided by 1 minus 0.95. This is how we are calculating it. दूसरी चीज इसमें ये रहती है कि आपको ये वैल्यू दी रहेगी and you might have to calculate alpha. ठीक है, this value is given and we might have to calculate alpha. दूसरी चीज मतलब इसमें कुछ एक कंडीशंस बनेंगे and I am going to discuss it. वो डिस्कशन अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, यानी इसका लेक्चर है, सो विल स्टॉप एट हियर ओनली. कल के लेक्चर में मैं इसके बाकी पॉसिबिलिटीज, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, इसमें तीन पॉसिबिलिटीज दो पॉसिबिलिटीज रहती हैं. फुल्ली डिसोसिएबल जो होते हैं एसिड्स, उनके लिए ट्रीटमेंट दूसरे तरीके से होगा, and there is going to be another treatment for weak acids. I mean, this is a simplest form of asking this question. The same question can be asked in a reverse manner also. K की वैल्यू दे करके एंड बाकी फिर रिवर्स कैलकुलेशन आपसे पूछा जा सकता है. एंड रिवर्स कैलकुलेशंस के टाइम पर, यानी अल्फा निकालने के टाइम पर अगर ये वैल्यू दी हुई है तो वी हैव टू मेक सर्टेन calculative assumptions. ठीक है, in order to solve the process this equation या question. ठीक है, और वो क्या है उसका theoretical understanding I'll give you tomorrow. ठीक है, आज के दिन में बेसिकली मैंने डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड देन डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स, एंड वो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या इंडिकेट करता है? वो डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड के स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है. हायर द डिसोसिएशन कांस्टेंट, स्ट्रॉन्गर विल बी माय एसिड. ठीक है, ये तीन चीजें मैंने डिस्कस करी हैं. इसके आगे के डिस्कशंस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड दोनों के लिए कैसे कैसे होगा, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा. इनफैक्ट ये वाली चीजें क्लोज करने के बाद मैं उसको डिस्कस करूंगा. कल मैं पहले केबी के बारे में आप लोग को बता दूंगा, केएसपी इंट्रोड्यूस कर दूंगा, एंड देन आई विल गेट इनटू दैट स्ट्रॉन्ग एंड वीक के डिसोसिएशंस को कैसे कैसे हैंडल करते हैं. कि उसको हैंडल करने से पहले हम लोग को
सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट जो है वो सीखना होगा, उसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट में जाएंगे, मतलब सबके लिए अलग अलग कैसे ट्रीट करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, फाइन एनफ, लेट्स stop at this place and we'll start from here tomorrow morning. हाँ 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 हाँ, आज लूंगा, डाउट लेक्चर लूंगा। और तुम लोगों का मतलब बाकी लोगों का 7 PM 7:15 से रिज्यूम करना तुम लोग डाउट लेक्चर में। एंड ध्यानेश का फिजिक्स का नहीं रहेगा तो आपका मैं 5:30 से लेना चालू कर लूंगा। ओके, हाँ ये अपलोड कर दे रहा हूँ मैं अभी। Okay. Bye. Thank you, sir.